अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूं। आज की इस वीडियो में हमने बूटस्ट्रैप के जरिए ये देखना है कि हम अपने फॉर्म के अंदर कौन कौन सी इनपुट्स यूज़ कर सकते हैं और उसी इनपुट्स को यूज़ करते हुए हम कैसे अपने फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं ताकि हम सही डाटा अपने यूजर से लें। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इसमें हम जो बाकी चेक बॉक्सेस की कुछ चीज़ें रह गई थी, चेक बॉक्सेस और रेडियोस की, वो पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे और इनपुट ग्रुप पढ़ेंगे। तो हमारी जो चीज़ें रह गई थी हम वो देख लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में स्विच तक पढ़ा था, ठीक है, स्विचेस तक पढ़ा था। और अब हम पढ़ेंगे डिफ़ॉल्ट स्टैक। डिफ़ॉल्ट स्टैक में क्या है हमारे पास? बाय डिफ़ॉल्ट एनी नंबर ऑफ चेक बॉक्स एंड रेडियोस आर इमीडिएट सिबलिंग विल बी वर्टिकली स्टैक एंड अप्रोप्रिएटरी स्पेस्ड विल फॉर्म चेक। यानी वो क्या कह रहे हैं कि जितने भी आप चेक बॉक्सेस और रेडियस बनाएंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट एक दूसरे का क्या होंगे? इमीडिएट सिबलिंग्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जितने भी अभी आप जैसे इसने इनपुट बनाया, ठीक है, और उसके बाद ये दूसरा इनपुट है, ठीक है। अब उसने लेबल में कुछ भी नहीं दिया, यहाँ भी लेबल में कुछ नहीं दिया। तो अब हालांकि इनके अंदर कितनी डिव्स और सारा कुछ है, लेकिन वो फिर भी ये देखें साथ साथ क्या लेंगे। अच्छा, लेबल दिया है वो मैंने देखा नहीं, पर मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ये एक और ये दूसरा ही उसका इमीडिएट सिबलिंग ही होगा, ठीक है। जब हम फॉर्म चेक को यूज़ करेंगे और चेक बॉक्स और रेडियो हम डिफरेंट भी यूज़ कर रहे होंगे ना, ज़रूरी नहीं चेक बॉक्स ही, रेडियोज़ में चेक बॉक्स दोनों कोई भी यूज़ करें तो दोनों एक दूसरे के इमीडिएट सिबलिंग होंगे, ठीक है। इसको हम करके भी देख लेते हैं। वैसे इसमें कोई करने वाली चीज़ नहीं है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं आ रही। ये डिसेबल है और ये डिसेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह रेडियो भी आप यूज़ कर लें बीच में तो भी इमीडिएट सिबलिंग्स ही होंगे वो एक दूसरे के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि इनलाइन का आ रहा है ग्रुप चेक बॉक्सेस और रेडियोज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल रो बाय एडिंग फॉर्म चेक इनलाइन। यानी अगर आप फॉर्म चेक इनलाइन की क्लास डाल देंगे तो जो जैसे ऊपर वाले में देखें, एक लाइन में एक आ रहा है, फिर दूसरी में, फिर तीसरे में, लेकिन यहाँ पे एक लाइन में तीनों आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं? फॉर्म इनलाइन की फॉर्म चेक इनलाइन की क्लास लगा के, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये देखें ये तीनों एक ही लाइन में आ गए, वरना हमने यहाँ पे भी देखें ये दो रेडियो बटन यूज़ किए हुए हैं, तीन बल्कि यूज़ किए हुए हैं, लेकिन वो लाइन बाय लाइन आ रहे हैं। तो उसने खुद ही उसको डिस्प्ले इनलाइन दे के वो सारे स्टाइल्स दे दिए जो हम इनलाइन करने के लिए यूज़ करते थे, और हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। हमने सिर्फ एक क्लास चेंज की है और हमारा काम हो गया, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि रिवर्स, यानी कि पुट योर चेक बॉक्स रेडी बॉक्स एंड स्विचेस ऑन द अपोजिट साइड। यानी आपने वैसे लेफ्ट साइड पे आते हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपने लेफ्ट साइड पे नहीं दिखाने, सपोज़ आप उर्दू का कोई पेज बना रहे हैं या अरबी का कोई पेज बना रहे हैं, तो उसमें आप, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में वेबसाइट बन सकती है, ये हमेशा याद रखना, सिर्फ इंग्लिश में नहीं होती। तो उसमें आप फॉर्म चेक रिवर्स की क्लास यूज़ करेंगे। हमेशा याद रखना जब भी हम किसी भी बूटस्ट्रैप को यूज़ करें तो एक उसकी बाय डिफ़ॉल्ट क्लास होती है जो उसको वो चीज़ बनाती है। अगर उसके ऊपर कोई चीज़ यूज़ करनी होती है तो फॉर्म चेक रिवर्स, यानी कि ये डबल क्लास लगेगी। अगर आप सिर्फ फॉर्म चेक रिवर्स करेंगे तो फॉर्म चेक वाली चीज़ें नहीं लगेंगी, अलग अलग क्लास के अलग अलग यानी कि काम है। तो जो दो लगी हुई हैं जहाँ पे वो दो ही लगेंगी, ठीक है। फॉर्म रिवर्स पे उन्होंने फॉर्म रिवर्स वाली सिर्फ स्टाइलिंग की हुई है, और सिर्फ अगर आप फॉर्म चेक करेंगे, फॉर्म चेक वाली यूज़ करेंगे तो उस पर जो बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने स्टाइलिंग दी हुई है वो यूज़ हो जाएगी, फिर उसमें रिवर्स नहीं होगा ना। अच्छा, ये हमने लगा लिया। अभी देखें ये राइट साइड पे आने लग गया। इसी को मैं रिवर्स को अगर ख़त्म कर दूँ, ये देखें ये अब आपके लेफ्ट साइड पे आ गया, सही है। मैंने अभी एक का ख़त्म किया ना, जितने का भी ख़त्म कर दूंगा अपना, ये जैसे इसका ख़त्म कर दूँ इसका भी हो जाएगा, इसका ख़त्म कर दिया तो इसका हो गया, इसका ख़त्म करूँगा तो इसका भी हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग डिप के अंदर अलग अलग लगा हुआ है फॉर्म चेक रिवर्स। अच्छा, उसके बाद हमारी कुछ ऐसी इनपुट्स हैं जिसमें हम लेबल नहीं यूज़ करना चाहते, तो भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं बूटस्ट्रैप से। उसमें क्या है? ओमिट द रैपिंग फॉर्म चेक, यानी कि सपोज़ करें आप किसी जगह पे फॉर्म नहीं बना रहे, जस्ट एक इनपुट यूज़ करनी है, तो उसके ऊपर आप जैसे यहाँ पे देखें, हमने ये इनपुट यूज़ करनी होती है तो हम उसके ऊपर वाली एक डिव के ऊपर फॉर्म चेक लगाते हैं, ठीक है, ये वाली क्लास लगाते हैं। तो अब हमने ऐसा कुछ नहीं करना, हमने जस्ट एक इनपुट यूज़ करनी है। जैसे ये देखें ना, ये एक इनपुट यूज़ करनी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे एक डिव बनाएंगे उसके अंदर इनपुट यूज़ कर लेंगे या डायरेक्ट इनपुट यूज़ कर लेंगे, डिव के अंदर फॉर्म चेक की क्लास नहीं देंगे।
लेकिन हमेशा याद रखना है, जो मैंने पिछले लेक्चर के शुरू में भी बताया था, किसी ना किसी तरह आपने उस इनपुट को इंट्रोड्यूस करवा देना कि वो क्या चीज़ है। अब जैसे इन्होंने क्या किया, ये देखें, वैल्यू एरिया लेबल दे दिया है, इसमें वैल्यू नहीं दी, वो आप वैल्यू दें कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ का रेडियो बटन है, ठीक है। ये आपने किसी ना किसी तरह या तो उसको लेबल यूज़ कर लेना, अगर लेबल नहीं यूज़ कर सकते तो एरिया लेबल दे देना, ठीक है, यहाँ पे। और ताकि उसको पता चल जाए बाद में बैकएंड के और सारी इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है ना, तो उसमें वो फिर काम आ जाता है, ठीक है। कर देते हैं नो लेबल। ये आपके पास बटन आ गए और इनके साथ कोई लेबल भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यही चीज़ें रहती थी। अच्छा, टूगल बटन हमारा रहता है। टूगल बटन में हमारे पास क्या है कि जो हमारे चेक बॉक्सेज हैं उसी को हम टूगल बटन भी बना सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे हम? अच्छा जी, क्रिएट बटन लाइक चेक बॉक्सेज एंड रेडियो बटन बाय यूजिंग बटन क्लास एंड फॉर्म चेक लेबल। यानी हम है हमारे पास चेक बॉक्स, लेकिन उसको हम बीटीएन की क्लास दे देंगे ना, किसी भी एलिमेंट को बीटीएन की क्लास दे देंगे तो वो बटन बना देता है उसको, ठीक है। तो इसको भी वो फिर क्या कर देगा, बटन बना देगा, ठीक है। मैं कमेंट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल बन रही है, ठीक है। जब भी आपने ऐसे काम करना होता है ना जिसमें ज़्यादा काम होता है, तो कमेंट ज़रूर देने हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये लेकिन टाइप चेकबॉक्स ही है, क्लास में बटन कर दिया और चेक भी कर दिया, तो इससे वो क्या कर देगा, इसको चेक बॉक्सेस बना देगा, और सॉरी, टूगल बटन बना देगा, ठीक है। इसमें लेबल भी हो गए हमारे, ठीक है। इसको भी इन्होंने क्लास दे दी है, इससे हम कोई भी कलर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ प्राइमरी लिखें। प्राइमरी एक कलर का नाम है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि हम यहाँ पे कलर कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको डेंजर कर देते हैं, ये रेड हो गया, ठीक है, क्योंकि ये डिसेबल्ड है इसलिए आपको थोड़ा सा फेड लग रहा है। तो अब हम अगर बटन चेक क्लास देंगे तो वो एक क्या बना दिया उसने, चेक बॉक्स करके, वो टूगल करके बना दिया, यानी इसको सेलेक्ट कर लें या इसको सेलेक्ट कर लें या इसको सेलेक्ट, ठीक है, इस तरह करके बना दिया। अगर इसको मैं डिसेबल्ड ख़त्म करूँ ना, आपको थोड़ा शायद और ज़्यादा क्लियर हो आपको। ये देखिए, अब तीन हमारे पास बॉक्सेस हैं, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो पता लग रहा है सेलेक्ट, ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। अब इसको कर दूंगा तो वो ये भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको मैं वापस अनसेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, देख रहे हैं फ़र्क पड़ रहा है ना। तो टोगल भी इसी तरह काम करता है, ठीक है। अभी इसमें हम आगे जाएंगे तो आपको और इसकी बेहतर समझ आ जाएगी। अभी देखिए उन्होंने क्या किया है कि जो चेकड होगा उसके ऊपर ये एक सर्कल सा बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, बटन चेक फॉर, ये उन्होंने क्लास का नाम रखा हुआ है। ये देखें, अब इसके ऊपर हम जा रहे हैं, जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं अनसेलेक्ट कर रहे हैं, ये एक करके बाउंड्री से बना रहा है, बॉर्डर लगा रहा है उसको। इसको अनचेक कर देंगे, यानी कि टूगल और अनटूगल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। टूगल बटन का कहते हैं कि उसके दो यानी काम होते हैं, एक जब वो चेकड होता है, एक जब वो नहीं होता, ठीक है। यानी कि ये स्विच भी एक टूगल बटन है, देखें या बंद है या खुल रहा है। रेडियो बटन भी एक टूगल बटन है, इसको हमने इस तरह करके यूज़ कर लिया, ठीक है। इसी तरह रेडियो बटन को भी आप चेक करके यूज़ कर सकते हैं और चेक बॉक्सेस को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ बटन सच एज द वेरियस आउटलाइन स्टाइल्स, यानी कि आप ये जो स्टाइलिंग है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे आ रहा है बटन आउटलाइन सक्सेस, यानी ये जो सक्सेस है ये कलर का नाम है, तो आप इसको कलर जो मर्जी लगा लें, ये तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, ठीक है। मैंने बी एर से लगाया ताकि हम अगली लाइन पे चल जाए। तो ये देखें, अभी इसमें डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने कलर, बैकग्राउंड्स और बॉर्डर्स यूज़ किए हुए। तो आपने आउटलाइन, यानी कि जो आउटलाइन यानी बॉर्डर करके आ रही है ना आपके पास, आउटलाइन की प्रॉपर्टी हमने सी एस एस में पढ़ी थी, उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जहाँ पे ये आउटलाइन ग्रीन है, ये वाली ग्रीन है ना, इसको हम करें अगर वार्निंग, ठीक है। अच्छा, हमने ना गलत जगह चेंज किया है, क्लास चेंज करनी थी ना हमने। यहाँ
पे सक्सेस आ रहा है, इसको हमें वो नहीं करना है। ठीक है, अब येलो हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम सेट कर सकते हैं, हर चीज़ को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं विद इन द बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो हमारे चेकबॉक्सेस वाला टॉपिक खत्म हो गया। आगे हमारे पास जो टॉपिक है ना वो है रेंज का। ठीक है, अच्छा आपने ये सारी चीज़ें ना प्रैक्टिस ज़रूर करके देखनी है, वरना आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, सारी चीज़ें मिक्स होती रहेंगी। ठीक है, रेंज ये इस तरह की जो इनपुट होती है ना फॉर्म में, उसको रेंज कहते हैं। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम इससे हम मोस्टली देखते हैं, या अपनी रेंज देखते हैं कि अगर हमने कोई सपोज़ कुछ बुक करना है या हमने देखना है कि ये एक प्रोडक्ट हम सर्च कर रहे हैं, उसमें रेंज हमारी इतनी है। ठीक है, उस हिसाब से हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनपुट की टाइप होती है रेंज, और इसका जो फॉर्म कंट्रोल होता है वो क्या होता है, फॉर्म रेंज। जैसे फॉर्म कंट्रोल था, फॉर्म चेक था, ठीक है, फॉर्म स्विच था, इस तरह अब इसमें क्या है, फॉर्म रेंज, और इसमें कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह डिसेबल हो सकती है ये। ठीक है, इसको हम लिख के देखते हैं, फॉर्म रेंज। ठीक है, ये हमने लिख दिया। मैं इधर एक और इनपुट बना देता हूँ जिसमें आपको मैं डिसेबल भी करके साथ ही दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब हमारे पास ये रेंज आ रही है। ठीक है, आपको में भी लाइन नज़र ना आ रही हो क्योंकि पीछे बैकग्राउंड भी हमने ब्लैक से ही दिया हो ना। चलिए बैकग्राउंड को चेंज करके देखते हैं। और ये नहीं कि हमने अगर वॉट्सएप यूज़ कर लिया तो हम शीशे से नहीं यूज़ कर सकते, हम कर सकते हैं, बस दोनों को फिर आपस में आपको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, अब आपको रेंज नज़र आ रही है ना। ठीक है, ये दिखाने के लिए आपको, क्योंकि इसका वैसे बाई डिफ़ॉल्ट वाइट कलर होता है तो फिर इसलिए वो नज़र नहीं आ रही थी। तो ये रेंज है, और इस पर हमने फॉर्म रेंज यूज़ करना है। ये चल नहीं रही क्योंकि इसको हमने डिसेबल किया हुआ है, तो इसकी जो भी इनिशियल वैल्यू थी या जो भी बाई डिफ़ॉल्ट वो शो करता है वही आ रही है। ना उसको हम छेड़ सकते हैं, ना हम उसको कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें रेंज में हम देखते हैं वहाँ पर और क्या चीज़ है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम दे सकते हैं। जैसे इन्होंने देखें मैक्सिमम 5 दिया हुआ और मिनिमम 0 दिया हुआ, तो हम इसको ये दे सकते हैं। उसके अलावा जैसे अब ये देखें, मैं एक और यहाँ बनाता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ मिनिमम 10 मैक्सिमम 100। ठीक है, तो हम जाकर रिफ्रेश करते हैं। अभी देखें ये मिनिमम जा रही है, जो भी इसकी वैल्यू होगी ना मिनिमम वो 10 ही होगी, जहाँ तक भी आप ले जाएँ, और 100 यहाँ जितना भी मैक्सिमम ले जाएँ, पर 100 से ज़्यादा नहीं जाएगी वैल्यू। बैकएंड में ना वैल्यू इसकी 100 ही जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ये नहीं, अच्छा हमने नहीं बनाई थी ना, सॉरी, नीचे वाली का होगा ना। इसमें आपको एक और चीज़ भी ट्राई करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसमें ये चीज़ चल रही है। अब स्टेप्स इसमें जो हम ये जैसे मूव हो रही है ना, ये देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा भी मूव हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको भी कंट्रोल करना चाहें ना कि ये एक स्पेसिफिक गैप के बाद ही मूव हो, तो हम उसके अंदर स्टेप्स बता सकते हैं उसको। ये देखें, स्टेप्स 0.5, यानी जो वो मूव हो रही है ना वो उस हिसाब से मूव होगी। जैसे मैंने 1 कर दिया, ठीक है, 0.5 नहीं 1 कर दिया मैंने रिफ्रेश किया, तीसरी वाली हमारी रेंज है। अभी देखेंगे पूरा 0.5 का एक का गैप ले रही है। ठीक है, 0.5 करके देखते हैं। ओके, इसको हम देखते हैं कि हमारा क्यों नहीं चल रहा। असल में होता ही है, देखेंगे ये मूव नहीं करेगा साथ साथ, ये पूरा स्टेप ले के मूव करेगा, देख रहे हैं ध्यान से। वो हम देखते हैं हमारे पास क्यों नहीं चल रहा। इसमें क्या है, इसमें वो अच्छा इसमें नहीं है, इसमें ये देखें साथ साथ मूव कर रहा है।
लेकिन जब हमने इसको स्टेप दे दिया ना, तो वो एक स्टेप के हिसाब से मूव करेगा। जैसे यहाँ 0.5 है, ठीक है। हम देखते हैं हमारा, हम इसका ही कोड लेके एक दफ़ा लिख लेते हैं। अच्छा ठीक है, अब हमने उसमें किया ये हुआ था, एक क्यों नहीं चल रहा था हमारा, कि हमने ना यहाँ पे वैल्यू दी थी 10 और यहाँ 100, तो उसके पास बहुत सारी चीज़ें थी जो वो कर सकता था। अब उसने 5 के अंदर रह रह के 0.5 के स्टेप्स बनाए, तो 10 स्टेप बन गए, तो इसलिए हमें वो बहुत अच्छे से नज़र आ रही थी। ठीक है, यानी कि अब देखें, मैं बताता हूँ आपको। देखें, अभी स्टेप क्लियर है। उसने क्या किया, यहाँ से 0.5 ये हो गया, फिर ये 0.5 ये 1 हो गया, इसी तरह इसने 10 तक बना दिया। अब यहाँ पे है 100 तक, तो वो बना वो 0.5 ही रहा है, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि वो स्टेप्स बहुत छोटे छोटे से हैं, और वो रेंज उसकी हमने मिनिमम 5 10 दी हुई है, और मैक्सिमम उसकी क्या दी हुई है, 100 दी हुई है। तो जैसे हम इसको दोबारा से 10 कर दें और इसको 100 कर दें, तो आपको फिर दोबारा उसकी समझ नहीं आएगी कि वो हुआ क्या है, कि देखिए साथ साथ चलने लग गया, क्योंकि अब इसके पास इस पूरी रेंज के अंदर ना 200 स्टेप्स बन गए हैं। अब 10 स्टेप्स बनेंगे, इधर हम इसको 10 कर दें और इसको हम 0 कर दें, ठीक है। तो इसके पास 0.5 के 10 स्टेप्स बन गए, इसलिए हमें मेजर फ़र्क आएगा कि ये देखें फ़र्क आया। समझ आई बात की। तो ये इसलिए पहले नहीं हो रहा था। जब मिनिमम और मैक्सिमम उसको रेंज दे देते हैं हम, तो उसको पता चल जाता है कि उसने किस हिसाब से मूव करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रेंज के टॉपिक में इतना ही था। अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, और बहुत अच्छा वो टॉपिक है, अपने एक नई चीज़ उसमें मिलेगी आपको। अच्छा, इनपुट ग्रुप्स easily extend form control by adding text button or button groups or either side of textual inputs, custom flag and custom file inputs। यानी कि अगर हमने चीज़ों को ग्रुप करना हो तो हम वो कैसे कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये एक इनपुट है और ये एक क्या है, ऐड ऑन है, ठीक है, लेबल कह लें आप इसको, इसने इसके साथ ही लगा दिया, ठीक है, लेकिन स्पैन के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको थोड़ी सी समझ आएगी। जैसे ये देखें, हमने ये ऐट द रेट ऑफ बताना था कि यूज़र नेम को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे यूज़र नेम हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक और चीज़ दिखा दी उसको इनपुट के साथ, यानी कि हम देखें कितना प्यारा सा लग रहा है। इसी तरह हमने ये जो योर वैनिटी यूरल लिखा ना, ये इस पूरे का लेबल होगा इन दोनों इनपुट्स का, ठीक है। या नीचे वाली का होगा, मतलब जो भी सिनेरियो आप लिखें। अब जैसे ये डिव है, ठीक है, इसमें उसने किया क्या है, जो उसने इनपुट के साथ चीज़ यूज़ करनी है ना, उसको उसने एट द रेट ऑफ को स्पैन में रख दिया, और उसको क्लास ये दिया इनपुट ग्रुप टेक्स्ट। आपने ये क्लास जिसको देंगे वो उसके साथ वाली इनपुट के साथ आ जाएगा, ठीक है। और उसको रैप कर देना डिव के अंदर, और उनको आपने क्लास देनी है इनपुट ग्रुप की। यानी कि हम एक डिव बनाएंगे जिसको हम देंगे इनपुट ग्रुप की क्लास। अब उसके अंदर हमारे पास अगर एक इनपुट है और एक ही ऐड ऑन है, इसको हम ऐड ऑन कहेंगे, जो हमने सारी चीज़ें डाल ली, ठीक है। तो उसको हम इनपुट ग्रुप टेक्स्ट की क्लास देंगे, और इनपुट को तो हम सिंपल जो भी क्लास दें, फॉर्म्स कंट्रोल फ्रॉम सेलेक्ट, जो भी हम इनपुट टाइप यूज़ करेंगे उसके हिसाब से। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। अब हम जो ब्लैक कलर था ना, उसको एक दफ़ा कमेंट कर देते हैं। अब ये देखें, अब हो क्या रहा है कि इसका एड ऑन इसके साथ लग रहा है, इसका एड ऑन इसके साथ लग रहा है, ये हमने लेबल दिया। फिर उसके बाद मैं आपको ना कोड से भी दिखाता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, ये देखें, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक डिव है जिसको हमने क्लास देनी है इनपुट ग्रुप की। ये MB3 का मतलब है मार्जिन बॉटम 3, तो इसको अभी ये कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा रहा मैं। आपने एक डिव बनानी है जिसमें आपने चीज़ों को ग्रुप करना है ना, उसके लिए पहले एक डिव बनानी है, उसको क्लास दे देनी है इनपुट ग्रुप की। फिर उसके बाद अपने स्पैन के अंदर वो चीज़ लिख देनी है
जो आपने उस इनपुट के साथ डाल ली है। उसके बाद अपनी सिंपल इनपुट जैसे हम लगाते हैं, जिस टाइप की इनपुट होगी उस टाइप का आपने उसको क्लास दे देनी है, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म सेलेक्ट या जैसे भी होगी, ठीक है। अब अगर ये देखें ये हो गया। अब सपोज इसमें लेवल नहीं था, इसी में आपने लेवल यूज़ करना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहली में लेवल नहीं है, दूसरी में भी लेवल नहीं है, लेकिन तीसरी में ये देखें ये जो है ना ये लेवल है, और इसके नीचे वाली जो चीज़ें हैं वो इसके साथ हैं। जैसे ये लेवल हो गया, ठीक है। सबसे पहले लेवल आएगा, फिर एक डिव बना दी उसने इसको ग्रुप करने के लिए, जैसे यानी कि सिर्फ इस वाली इनपुट को इस स्पैन के साथ ग्रुप करने के लिए उसने डिव के अंदर एक और डिव बना दी, और फिर एक और डिव बना दी है। तो उसके नीचे वैसे ही एक उसने डाटा लिखना था, एग्जाम्पल हेल्प टेक्स्ट, ये वाली, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले इसमें सेक्शन में उसने जिसमें डॉलर साइन है उसमें दो उसने स्पैन यूज़ करने थे। तो पहले उसने स्पैन लगाया, यानी शुरू में स्पैन एक आ गया, फिर एक इनपुट लगाई है, फिर एक स्पैन लगा दिया, यानी कि शुरू स्पैन से किया फिर इनपुट फिर स्पैन। इससे क्या होगा, जिस जिस ऑर्डर से आप स्पैन से लगाएंगे ना उस ऑर्डर से ही बनेगी। यानी सपोज करें कि ये जो है स्पैन ये वाला, ठीक है, इस पेन के अंदर क्या है ये example.com है। इसको नीचे कर देते हैं और इसको ऊपर कर देते हैं, तो क्या होगा, ये राइट साइड पे आ जाएगा और इनपुट लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। पहले क्या था, मैंने वापस उसको ऊपर कर दिया, तो अब वो ये देखें ये लेफ्ट साइड पे आ गए, इसकी बात हो रही है। तो आप अपने हिसाब से इसको जिस साइड पे रखेंगे ना उस साइड पे हो जाएगा। अगर दो ऐड करने हैं तो इनपुट को बीच में रख के एक ऊपर एक नीचे, तो उस हिसाब से एक पहले ऐड कर देगा एक बाद में ऐड कर देगा, ठीक है। ये इसको भी हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे कि हम एक से ज़्यादा कैसे ऐड कर सकते हैं। और साथ मैं जिस कॉन्सेप्ट दे रहा था आपको कि हो क्या रहा है अभी ना कोड के साथ हमारे। अभी देखें ये रैपिंग है, इनपुट ग्रुप रैप बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स रैप, यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हम कोडिंग यूज़ करें ना बूटस्ट्रैप के अंदर पीछे जो स्टाइल सीसेस यूज़ हो रही है उसमें ये फ्लेक्स के साथ ये काम कर रहा है। अब सपोज करें इसकी वजह से आपका बाकी पेज डिस्टर्ब होता है, तो आपने क्या करना है, फ्लेक्स नो रैप की एक क्लास लगानी है। उससे क्या होगा, जितने भी फ्लेक्स के स्टाइल्स वो यूज़ कर रहा होगा वो ख़त्म कर देगा, ताकि आपका बाकी पेज जो है वो डिस्टर्ब ना हो। एक बात याद रखनी है, जब भी आप कुछ कर रहे होते हैं ना, हो सकता है इसकी वजह से ना किसी और लाइन में मसला आ रहा हो, तो आपका कोड एक दूसरे कोड से यानी कि सिमिलर होना चाहिए, मतलब आपको पता होगा आप क्या कर रहे हैं। अगर एक जगह से हम मार्जिन ज़्यादा कर रहे हैं तो पूरे यानी कि अगर सपोज करें यहाँ से ये चीज़ बाहर निकल रही होती है ना, जैसे ये बाहर कोई चीज़ बाहर निकल रही है तो उसने पूरे पेज को डिस्टर्ब किया हुआ इस वक्त, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपका कोई कोड पूरे मतलब कि एक लफ्ज़ भी ना आपका पूरे पेज को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने काम करना है। तो वो भी ये बता रहे हैं कि अगर फ्लैक्स बॉक्स आपको डिस्टर्ब करे तो आपने फ्लैक्स नो रैप की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेनी है, उससे वो फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज़ खत्म कर देगा। इसी तरह हम इसको साइज़ भी सही कर सकते हैं, ठीक है। अगर यानी कि आपने साइज़ अपना डिफरेंट रखना हो ना, तो हम इनपुट ग्रुप SM इनपुट ग्रुप LG करके, जैसे हम साइज़ शुरू से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्म्स में, हम चेंज कर सकते हैं LG और SM से। बाद में दोबारा बता रहा हूँ कि ये मीडिया क्यूरीज नहीं है, इससे जस्ट साइज़ चेंज हो रहा है SM और LG से। और अगर आप SM और LG नहीं लिखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वाली है, स्मॉल लिखेंगे तो स्मॉल वाली, लार्ज लिखेंगे तो लार्ज वाली, ठीक है। तो जिस तरह आपने यूज़ करना हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे हमने इनपुट्स के साथ यूज़ किया ना, हम इस तरह ही रेडियोस बटन और चेक बॉक्सेस के साथ भी एड ऑन्स कर सकते हैं। ये जो इनपुट ग्रुप हम बना रहे हैं ना, ये हम किसी चीज़ के साथ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम सिर्फ इनपुट के साथ कर सकते हो। देखें इनपुट यानी टाइप टेक्स्ट के साथ नहीं, हम किसी भी इनपुट के साथ कर सकते हैं। जैसे ये इसकी क्या है टाइप, क्या है रेडियो, इसकी क्या है टाइप चेक बॉक्स, तो इसके साथ भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। और वही रूल्स हैं सारे जो हमने उसमें लिखाए थे कि लेफ़्ट राइट साइड आपने देख लेनी है। अब हो क्या रहा है, एड ऑन्स हो रहे हैं इनपुट के साथ एज अ रेडियो बटन, एज अ चेक बॉक्स। समझ आ रही है बात की, पहले हम सिंपल टेक्स्ट के साथ कर रहे थे, यानी कि ये एक सिंपल टेक्स्ट है, ये एक सिंपल टेक्स्ट है स्पैन का। अब हमने यहाँ रेडियो बटन लगाया हुआ है और ये इनपुट है, इस पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और करना कैसे है, सब चीज़ों को रैप कर देना है इनपुट ग्रुप में, जिस चीज़ के साथ रैप करना है। अगर तो एक ही चीज़ है तो फिर ये वाली मतलब सपोज करें, सपोज ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर आपको ये डिव भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वाली आपके पास जस्ट ये होगी, इसी में आप सारा काम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास दो सेक्शन हैं इसलिए हमने क्या किया हुआ है, ये देखें ये आप सिर्फ इस सेक्शन को समझें। एक डिव है आउटर डिव जिसको हमने क्लास देनी है इनपुट ग्रुप की,
फिर उसके अंदर जो डिव है उसको हमने क्लास देनी है इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, और उसके अंदर हमने वो वैल्यूज़ लिख देनी है सिंपल, उसमें कोई क्लास नहीं देनी है एक्स्ट्रा। उसमें सिंपल एक हमने इनपुट यूज़ किया है टाइप टेक्स्ट की, सॉरी टाइप चेकबॉक्स की, और एक इनपुट यूज़ किया टाइप टेक्स्ट की। अब अगर इसका हम ऑर्डर ऊपर नीचे कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, उसका वो जो लेफ़्ट राइट वाला सीन है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जैसे हमने रेडियो बटन चेकबॉक्सेज यूज़ किए हैं ना, इसी तरह हम मल्टीपल इनपुट्स भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमने पहले शुरू में ऊपर देखा है ना, जो हमने एक स्पैन यूज़ किया हुआ था और एक इनपुट यूज़ की। अब हम एक से ज़्यादा इनपुट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम एक ही इनपुट यूज़ करें, ठीक है। तो इससे आप ये देख लें कि आप बूटस्ट्रैप से कितनी कूल कूल चीज़ें इजीली बना सकते हैं। आप कोई यहाँ जावास्क्रिप्ट नहीं लिख रहे, आप यहाँ कोई CSS नहीं लिख रहे, तो सिर्फ कोड में अंदर क्लासेस लिख रहे हैं और हमारा काम हो रहा है। लेकिन ये टेक्स्ट हो गया, यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ और यहाँ भी मैं अलग से लिख सकता हूँ, तो दो इनपुट्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल ऐड ऑन, जैसे मैंने आपको बताया कि हम मल्टीपल ऐड ऑन कर सकते हैं, जितने स्पैन लगा लेंगे जिस साइड पे लगा लेंगे। यानी अगर इनपुट से पहले दो लगा लेंगे तो उसके पहले ऐड हो जाएंगे, इनपुट के बाद दो लगा लेंगे तो इनपुट के बाद हो जाएंगे, ठीक है। ये भी हम करके देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ दो यूज़ हो रहे हैं, उसके बाद इनपुट है, यहाँ पे पहले इनपुट है और फिर उसके बाद दो यूज़ हो रहे हैं। इसमें हम और यूज़ करके देखते हैं, ज़रा चेक तो करें ज़रा। और जब भी मैं कोई चीज़ बता रहा होता हूँ ना, तो आपने सिर्फ रट्टू तोता की तरह वो नहीं करनी, उसके साथ पंगे लेने हैं। और गलत भी होगा ना, कोई मसला नहीं है, तब भी गलत होगा तो सही होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे कितने यूज़ कर लिए हैं, तीन, नीचे वाली में ये देखें, अब तीन उसने बना दिया एड ऑन्स, और आपकी एक इनपुट बना दी है, सही है। अब हमने दो इनपुट्स यूज़ कर लिए हैं और तीन एड ऑन्स, यानी कि हमने पांच चीज़ें एक लाइन में यूज़ कर ली हैं। तो हम अपने फॉर्म को जैसा चाहें बना सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। एक मतलब चुटकी का काम है सिर्फ। इसी तरह जैसे आपने रेडियो बटन चेक बॉक्सेस इनपुट आपस में मिलाए हैं, ऐसे आप बटन्स भी मिला सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप वो चीज़ें मिलाएं, आप बटन भी मिला सकते हैं, जैसे सबमिट का बटन हमने मिलाना होता है, ठीक है। और सारा काम वही हो रहा है, जैसे बटन बनाते हैं वैसे ही बन रहे हैं, जैसे इनपुट बनाते हैं वैसे ही बन रही है, बस उनको डिव के अंदर रैप कर रहे हैं। इनपुट ग्रुप टेक्स्ट की क्लास दे रहे हैं और उसके ऊपर वाली क्लास को इनपुट ग्रुप दे रहे हैं, सिंपल इज दैट। देखें इनपुट ग्रुप, ठीक है, और अंदर क्या दे रहे हैं हम, बटन दे रहे हैं और इनपुट दे रहे हैं, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दे रहे हैं हम, ठीक है। और उसमें देखें यहाँ दो ऐड बटन किए हुए हैं, यहाँ एक बटन किया हुआ है, यहाँ लेफ्ट पे किए हुए हैं, या राइट पे, राइट लेफ्ट राइट क्या है, ऊपर नीचे। जहाँ पे स्पैन की पोजीशन होगी ना इनपुट के हिसाब से, उस हिसाब से वो अपनी पोजीशन लेगा वेब पेज के अंदर। जैसे बटन ऐड कर सकते हैं वैसे आप ड्रॉप डाउन भी ऐड कर सकते हैं। देख रहे हैं कितनी नई नई चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। और ये हम अगर बैठ जाए ना CSS से करना, CSS से करने के लिए बैठ जाए ना यहाँ पे ये चीज़ें, तो आपको इतना टाइम लगेगा कि आपको पता ही नहीं है। और मैं इसलिए सारा समझा भी रहा हूँ कि कैसे हो रहा है, ताकि आपने अपने हिसाब से करना है ना। आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लेफ्ट पे नहीं राइट पे चाहिए तो आप राइट पे कर लेंगे, यहाँ पे राइट पे नहीं लेफ्ट पे चाहिए तो आप वो उस हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सारा समझा भी रहा हूँ, वरना मैं आपको कहता कि यहाँ से कोड कॉपी करें और लिख लें, ठीक है। समझ हम इसलिए रहे हैं ताकि हमें पीछे का कॉन्सेप्ट हो। हमने CSS इसलिए पढ़ी कि हमें पता लगे बूटस्ट्रैप काम कैसे कर रहा है। हमें ये तो पता है ना ये चीज़ें हो सकती हैं CSS से, जस्ट टाइम लगेगा और एफर्ट्स लगेंगे, हम वो बचा रहे हैं बस, इसलिए हम बूटस्ट्रैप सीख रहे हैं। वरना हमने कॉन्सेप्ट हर चीज़ का लेना है। शॉर्टकट्स में तब जाना है जब हमें वो पता भी हो पीछे से चल क्या रहा है, ऐसे डायरेक्टली शॉर्टकट्स में नहीं जाना। अब इसमें क्या किया हुआ है, उसने सेगमेंट बना दिए हैं कि ये एक बटन है, ये एक ड्रॉप डाउन है और ये एक इनपुट है। जैसे हम ऑलरेडी यूज़ भी कर रहे थे कि हम एक से ज़्यादा इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, उसमें उसने भी यही किया हुआ सिर्फ। और उसको प्रेजेंट करने का तरीका जो मर्ज़ी हो जाए, जैसे अब अच्छा वो आगे आएगा ग्रिड सिस्टम से भी, मतलब कि आप कर सकते हैं, इनको मैनेज कर सकते हैं कि किसने कितनी जगह लेनी है ना। जैसे अभी तो वो बटन की जगह ले रहा है, ये इसकी इतनी जगह ले रहा है, बाकी सारी इनपुट जगह ले रहा है ना, इसको भी हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये कस्टम फॉर्म्स आ रहा है, इसमें हम फाइल वाला जो काम है, यानी जो फाइल हमने पिछले लेक्चर में देखा था ना कि फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, और वो सारा भी नीचे अभी हमारे पास वो आएगा, ठीक है।
लेकिन ये भी अब ड्रॉप डाउन वगैरह ही है, और यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो हमने ऊपर पढ़ा ना, ये हमारे पास था ड्रॉप डाउन, ये हमारे पास है सिलेक्ट बॉक्स। दोनों डिफरेंट है थोड़े से, ठीक है, पर काम दोनों मोस्टली एक ही करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका यूज़ केस कैसा है। ठीक हो गया, ये हमारे पास बन गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, फाइल इनपुट्स, यानी कि अगर हमने फाइल वाला काम भी करना है और उसमें भी हमने एक से ज़्यादा एड ऑन्स करने हैं, इनपुट्स लगानी है, तो वो भी हम आराम सुकून से कर सकते हैं, ठीक है, बहुत मसला ही नहीं है। ये देखिए, हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं फाइल, ठीक है, यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं, और ये हमने दो किस्म के यानी कि वो किए हुए हैं, और यहाँ पे हमारा वो जो भी हम फाइल अपलोड करेंगे वो लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। ठीक हो गया, इसमें हमारे पास यही है, और इनको हम ना अपना ग्रिड से भी सारा मैनेज कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम ग्रिड से मैनेज नहीं कर सकते। ग्रिड हर चीज़ के लिए है, हम अब कॉलम्स बना सकते हैं, इसको भी हम कॉलम्स के अंदर भी कर सकते थे, लेकिन अभी इन्होंने हमें ऑलरेडी ये डिफ़ॉल्ट इनपुट ग्रुप से करके दिखा दिया, तो अभी हम उसी से कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। हमने आज क्या पढ़ा है, हमने आज चेक बॉक्सेस के जो पुराने टॉपिक्स है वो पढ़े हैं, रेंज पढ़ी है, और इनपुट ग्रुप पढ़ा है, और बहुत ये अमेजिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छे फीचर्स हैं ये बूटस्ट्रैप के जो हमने आज पढ़े हैं। उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी, और अगर नहीं समझ आई तो आप पूछ भी सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जब भी मैं यानी कि लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं कोड जो है वो पुश कर देता हूँ गिटहब पे, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने भी करके दिखाता हूँ, ये कमांड लाइन से कर रहा हूँ अभी। इसका भी किसी दिन हम लेक्चर बनाएंगे। जैसे आप लोगों को मैंने गिटहब पे कोड अपलोड करना सिखाया ना, अब ये मैं वैसे कमांड लाइन से कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमने पहले गिट ऐड लिख दी है, फिर हम कमेंट डालेंगे, और फिर हम कर देंगे गिट पुश। और आपको ये कोड कहाँ पे मिलेगा, आपने जाना है github.com पे, और ये देखें, आपने जाना है github.com पे, फिर आगे लिखना है इस्माइल प्रोग्रामर, और आपके पास मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। उसमें से आपके पास यहाँ पे मैंने पिन की हुई है यूट्यूब स्मैश कोड करके, और उसमें आपके पास ये देखें ये कोड आ रहा है, व्हाट्सएप के फोल्डर में जाएंगे, ये सारा आपके पास कोड जो भी हम बनाते रहते हैं, हर लेक्चर का कोड पड़ा हुआ है, आपको चाहिए है, आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, और आपके पास यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर के अंदर मिल जाएगा आपको। ये देखें, इसको जस्ट आपने एक्सट्रैक्ट करना है, और ये आपके पास फोल्डर बन गया है, और सारी फाइल सारा कुछ आपके पास देखें आ गया है, ठीक है। तो इतना आसान सा है। आपने भी बूटस्ट्रैप गिटहब यूज़ करना है, जो भी आप काम करते हैं रोज़ की प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ गिटहब पे डाला करें, ठीक है, आपकी प्रोफाइल भी मेंटेन होगी, और आपको गिटहब भी यूज़ करना आ जाएगा। और जो भी कोई मसला है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, फेसबुक के ग्रुप में पूछ सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी पूछें, बस प्रैक्टिस करें, और अपनी लर्निंग को ऊपर तक लेके जाएँ, बेसिक से एडवांस तक लेके जाएँ, और अच्छे से वेब डेवलपर बने। लेक्चर 11 में फ्लोटिंग लेबल्स, लेआउट और वैलिडेशन पढ़ेंगे। तो फ्लोटिंग लेबल्स के साथ हम शुरू करते हैं, और जैसा कि आपको याद है कि हमने लास्ट लेक्चर में इनपुट ग्रुप्स पढ़े थे, ठीक है, तो काफ़ी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके अंदर भी थोड़ा सा इसका जिक्र होगा। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपने वो कंप्लीट लेक्चर देखना है। फ्लोटिंग लेबल्स से उनकी मुराद ये है कि जो आपका लेबल है, जैसे वो बाहर होता है ना, वो अब इनपुट के अंदर होगा और वो फ्लोट कर रहा होगा, यानी तैर रहा होगा। वो कैसे होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। और सिम इसको सिर्फ प्यारा बनाने के लिए ही है ये, और इसका कोई मकसद नहीं है। लेबल वैसे ही काम करेगा जैसे वो पहले कर रहा था, ठीक है। सिंपल फॉर्म लेबल्स that float over your input fields wrap a pair of input class form control and label elements in form floating to enable floating labels with bootstrap, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो क्लासेस हैं वो हमारे पास हैं फॉर्म फ्लोटिंग की, ठीक है, जो हम वहाँ पे फॉर्म फ्लोटिंग फॉर्म कंट्रोल लिखते थे, और हमारे पास जो लेबल है उसकी हमने क्लास लिख देनी है फ्लोटिंग इनपुट, ठीक है। जब हम ये वैल्यूज़ लिखेंगे तो हमारा जो लेबल है वो
फ्लोट करने लग जाएगा। ठीक है, चलो मैं आपको उसको करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास ये पहली क्लास, पहली हमारे पास एग्जांपल है, इसको हम अपने पेज में यूज़ करके देखते हैं सबसे ऊपर। ओके, यहाँ पे हम एक और कमेंट डालते हैं, फ्लोटिंग लेबल्स के नाम से। ठीक है, और इसके बाद हम अपना कोड यहाँ पे हमने जो कॉपी किया था वो लिख देते हैं। उसमें हमने किया क्या हुआ है कि आपके सामने है, इसमें कोई भी समझाने की जरूरत नहीं है। एक इनपुट और एक लेबल है दोनों में। ठीक है, और अब हम इसको अपने वेब पेज पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो ट्राई करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है इधर, इनके पास ईमेल एड्रेस है। ठीक है, ये फ्लोटिंग लेबल है हमारा, और हमारे पास इसी तरह पासवर्ड के लिए भी एक फ्लोटिंग है। तो एक ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये एक इनपुट है। तो मैंने जूम इन काफ़ी किया, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। इसको हम 100 पे। ठीक है, अच्छा अब ये देखें अगर आप, तो ये, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास एक इनपुट है, और जो लेबल हमारा पहले लिखा होता था बाहर, जैसे ये देखें ये पासवर्ड लिखा हुआ है और ये उसकी इनपुट है। अब क्या ये पासवर्ड इसके अंदर लिखा हुआ है, तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो जो लेबल है वो फ्लोट करके ऊपर हो जाएगा। देखें ज़रा कितना प्यारा सा लगेगा हमारे पास, और ये जो इनपुट है वो फोकस्ड हो जाएगी। और अब मैं इसमें अंदर कुछ लिखूंगा, मैं बाहर आके अगर इसको अनफोकस करता हूँ तो वो वैसे ही है। अगर मैंने इसमें कुछ ना लिखा होता और मैं वैसे ही बाहर आ गया होता तो वापस वो अपनी जगह पे जा रहा है लेबल। तो ये हमारा सिर्फ एक क्लास ऐड करने से या एक से दो क्लासेस ऐड करने से कितना प्यारा सा हमारा लेबल हो गया। ये देखें ये कितना सिंपल सा है कि इसमें फोकस हो रहा है, ये पासवर्ड है और सिंपल। लेकिन यहाँ पे क्या, वो इतना प्यारा सा वो फ्लोट कर रहा है, बाहर वापस आ रहा है। ठीक है, तो ये एक फ्लोटिंग लेबल एक फीचर है बूटस्ट्रैप का, जिसे हम डिफरेंट इनपुट्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी सिंपल इनपुट में हमने यूज़ किया है। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट एरियाज़ हैं, उसके अंदर भी हम सेम यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट इनपुट के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने करके भी दिखाया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट एरियाज़ आ गया। ये टेक्स्ट एरियाज़ का कोड है। ठीक है, इसको भी हम यूज़ करके देख सकते हैं। अब ये हमारे पास जो है ये टेक्स्ट एरिया है। ठीक है, इसको हमने देखा है कि हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है, इसमें भी ऐसे ही लेबल काम कर रहा है जैसे उसमें इनपुट में काम कर रहा था। ठीक है, तो हम इसको अपने टेक्स्ट एरिया में यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट के टैग में यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट के टैग का भी हमारे पास कोड है, इसमें भी सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल की जगह फॉर्म फ्लोटिंग आ रहा है और फ्लोटिंग सिलेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो एक से दो क्लासेस सिर्फ चेंज हो रही हैं। मैं वो डीपली नहीं जा रहा उस पर, लेकिन सिर्फ क्लासेस चेंज हो रही हैं, इससे ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, ये देखिए हमारे पास अब ये जो हमारी लेबल है, पहले ये बाहर होता था, यानी वर्क विद सिलेक्ट है ना, जो ये लफ्ज़ बाहर लिखा होता था, अब इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम फ्लोटिंग लेबल्स कहते हैं। डिसेबल्ड जो इनपुट्स होती हैं उसमें भी ये सेम टू सेम काम करता है। जैसे अभी ये नज़र भी आ रहा है हमारे पास, इसको हम यूज़ ना भी करें अगर, तो ये देखें ये डिसेबल्ड है। अब ये ईमेल एड्रेस बाहर भी लिखा हो सकता था ना, क्योंकि हमने फ्लोटिंग लेबल यूज़ किया इसलिए उसके अंदर है वो डिसेबल्ड, इसमें भी हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेलेक्ट वाला भी अगर डिसेबल हो, टेक्स्ट एरिया डिसेबल हो, सारों में मतलब कि सेम ही उसका सिनेरियो है। और हमने एक इनपुट की टाइप पढ़ी थी कि अगर हमने सिर्फ यानी कि कुछ दिखाना है, लिखा हुआ दिखाना है, हम उसके इर्द गिर्द पूरा वो बॉक्स ना ही दिखाना चाहते हैं इनपुट का, तो हम उसमें प्लेन टेक्स्ट की क्लास यूज़ कर लेते थे। तो उसके लिए भी ये यूज़ हो जाती है। उसके लिए भी आप अगर उसमें लेबल आपने यूज़ करना है तो उसके लिए उन्होंने ये क्लासेस दी हुई हैं। ठीक है, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं एज अ प्लेन टेक्स्ट भी, अगर आप लेबल फ्लोटिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ हो जाता है। ये देखिए ये डिसेबल्ड भी हो गई हमारी। ठीक है, और प्लेन टेक्स्ट वाली भी, ये देखें यहाँ पे उन्होंने कोई इनपुट की पूरी विड्थ नहीं ली हुई और पूरा पीछे बैकग्राउंड सा या पीछे पूरी इनपुट नहीं आ रही। और ये इनपुट भी डिसेबल्ड है, मतलब आप एडिट नहीं कर सकते। और ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है,
लेबल भी उसके साथ ही आ रहा है फ्लोटिंग लेबल के तौर पे, ठीक है। तो इसी तरह फ्लोटिंग लेबल हम इन सारी चीज़ों में डाल सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि हमने लास्ट लेक्चर में इनपुट ग्रुप्स पढ़ा था, इनपुट ग्रुप्स के अंदर भी हम अगर फ्लोटिंग लेवल यूज़ करना चाहें तो वो सपोर्ट करता है। देखें ऐसे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ये सारा इनपुट ग्रुप्स पढ़े थे, अगर उसमें भी हमने फ्लोटिंग लेवल यूज़ करना तो हमने फ्लोटिंग लेवल की जो क्लासेज हैं उसमें फ्लोटिंग इनपुट ग्रुप वन की इसने यहाँ पे 4 के लिए यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और उसकी जो पेरेंट क्लास है उसमें उसने फॉर्म फ्लोटिंग का क्लास यूज़ की है, जिससे वो फ्लोट कर रही है इनपुट ग्रुप के अंदर लेबल की क्लास, ठीक है। तो उसको भी हम यानी कि यूज़ कर सकते हैं, यानी इनपुट ग्रुप भी सपोर्ट करता है आपके फ्लोटिंग लेबल्स को। तो ये काफ़ी एक अच्छी सी चीज़ होती है। और इसमें यानी कि हमारे जो वेब पेज के अंदर फॉर्म बना होता है उसको काफ़ी यानी कि अच्छा कंसीडर किया जाता है अगर हमने लेबल फ्लोटिंग यूज़ किए हों इन टर्म ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेआउट वगैरह। इसको हम नेक्स्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर लेआउट में सिर्फ ये है कि हमने फॉर्म्स को शो करने के लिए, जैसे अभी सारा फॉर्म है ना, इसको डिफाइन करने के लिए यानी इसको दिखाने के लिए डिफरेंट हमारे पास लेआउट्स हैं, ठीक है, सिर्फ वो बता रहे हैं। और उनको सेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म की यूटिलिटीज़ हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जैसे एक मार्जिन की यूटिलिटी है, अगर हम इनको लेफ्ट राइट साइड से मार्जिन देना चाहें, बॉटम से मार्जिन देना चाहें तो हम दे सकते हैं, ठीक है। सिंपली वो इसमें ये बता रहा है। और अगर हमने एक लाइन में दो इनपुट्स रखनी है तो हम क्या करेंगे, हम एक डिव में दो कॉलम्स बनाएंगे और दोनों को इक्वल इक्वल कॉलम दे देंगे, या देंगे ही नहीं तो वो खुद ही इक्वली डिवाइड कर लेगा एक रो के अंदर से। तो ग्रिड के साथ अगर हम यूज़ करना चाहें तो इस तरह हम फॉर्म का लेआउट बना सकते हैं। यानी आपने पहली बात तो ये मैं काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ, चीज़ें मैं बताऊँगा कि कौन सी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, उसको यूज़ कैसे करना है, कहाँ पे क्या यूज़ होगा, वो आपको आएगा प्रैक्टिस से। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है, ठीक है। अब वो बता रहा है कि यहाँ से आप मार्जिन यूज़ करें तो भी अच्छा सा आप एक फॉर्म बना सकते हैं, ग्रेड यूज़ करें तो भी फॉर्म अच्छा से बना सकते हैं, गटर्स जो हमने एक पूरा लेक्चर पढ़ा है इसके ऊपर, अगर वो आप यूज़ करें तो भी कितना अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। उसने यहाँ पे G3 यानी कि उसको दिया हुआ है, गटर्स 3 दिए हुए हैं और वो बहुत अच्छा सा उसने एक लेआउट सेट किया हुआ है, ठीक है। और अगर आगे देखें उसने एक पूरा फॉर्म बनाया है, ठीक है। इसमें ऊपर उसने ग्रेड भी यूज़ किया हुआ है, फिर पूरी विड्थ भी दी हुई है, ठीक है। फिर एक एक लाइन में तीन चीज़ें भी उसने ली हुई हैं, फिर नीचे बटन भी दिया हुआ है। उसमें उसने क्या किया हुआ है, ग्रिड भी यूज़ किया हुआ है, उसने गटर भी यूज़ किया हुआ है, उसने कहीं पे मार्जिन, ये देखें मार्जिन भी उसने कहीं पे यूज़ की होगी, ठीक है। ये देख हर चीज़ उसने तरीके से यूज़ की हुई है। तो ये कैसे होगा, जब हम बूटस्ट्रैप को अपनी सिंपल रूटीन में यूज़ करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तब हमें समझ आने लग जाएगी कि अच्छा यहाँ पे मार्जिन लगानी थी, अच्छा यहाँ पे ग्रिड यूज़ करना था, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, काम आसान हो जाएगा और हमें एक्चुअल चीज़ें करनी आ जाएंगी, ठीक है। अब जैसे ये देखेंगे हमारे पास भी फॉर्म बन गए, तो यही चीज़ उसने करके दिखाई हुई है। उसके अंदर फिर आप अपने हिसाब से अपनी इनपुट्स लिखेंगे, जैसी बात है, ये तो उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। अब अपने क्लाइंट के हिसाब से या जो भी आप चीज़ बना रहे हैं उसमें आपको जिस तरह का भी फॉर्म चाहिए उस तरह कर सकते हैं। अब जिस तरह इसने एक और एग्जांपल दिया कि अगर आप हॉरिजॉन्टली फॉर्म बना रहे हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें उसने डिफरेंट चीज़ें यूज़ की हुई हैं, रो यूज़ किया हुआ है, ग्रिड सिस्टम यानी कि उसने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसने ये मार्जिन बॉटम यूज़ की हुई है, ठीक है। ये आप क्लासेस से तो आपको रोशनाई हो गई है कि कौन सी क्लास किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। अब आपने सिर्फ सीखना ऐसे है कि एक्चुअल सारी चीज़ों को इकट्ठा करके हमने यूज़ कैसे करना है, और वो आना है आपको प्रैक्टिस से। वो प्रैक्टिस के बगैर आपको नहीं आना, ठीक हो गया। एक और बात, ये जो फॉर्म का टैग है ना, ये कोई स्टाइल नहीं ऐड करता, लेकिन ये यूज़ ज़रूर करना है अगर आपने फॉर्म बनाना है ना। जो क्रोम है या सफारी है या ओपरा या यूसी ब्राउज़र, ये सारे जो ब्राउज़र है ना, उन्होंने प्री डिफाइंड स्टाइल्स रखे होते हैं सिर्फ इन टैग्स के ऊपर। यानी अगर आप टेबल का टैग यूज़ करेंगे तो उनको पता चलेगा कि वो टेबल का टैग आप यूज़ कर रहे हैं और उस हिसाब से ही उसको स्टाइलिंग करेगा, ठीक है। अगर आप फॉर्म का यूज़ करेंगे तो उस हिसाब से ही वो फॉर्म करेगा। इसी तरह एक और इन्होंने एक लेआउट की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। इसमें उन्होंने एक चीज़ भी बताई हुई है, बी श्योर टू यूज़ कॉल फॉर्म लेबल SM, कॉल फॉर्म लेबल LG। यानी कि लेबल के हिसाब से अपने लेबल को भी हम LG और SM यूज़ कर सकते हैं ना फॉर साइजिंग। हमने ये लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, जब लेबल पढ़ा था हमने कि हमने अगर लेबल को बूटस्ट्रैप के ज़रिए बड़ा छोटा करना है, जैसे ये देखें इन्होंने ईमेल के वर्ड को बड़ा छोटा किया हुआ है, तो वो SM और LG से होगा, उसकी साइजिंग चेंज होगी। ये ग्रिड सिस्टम को उसके साथ मिक्स नहीं करना, ठीक है। और लेबल्स और लेजेंड यूज़ करने हैं आपने अगर अच्छा सा आपने एक फॉर्म बनाना है। लेजेंड्स भी हमने ये HTML में पढ़ा था कि लेजेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आप इस तरह भी लेआउट सेट कर सकते हैं। डिफरेंट कॉलम के साइज़ अपने अगर आप बनाने हैं, आप जैसे इस कॉलम को अपने सात 7 कॉलम देने थे,
इस इनपुट को, तो बाकी 3 इसको चले जाएंगे, या 2.5 इसको चले जाएंगे, 2.5 इसको चले जाएंगे, वो खुद ही उसमें डिवाइड कर लेगा, ये ऑटो साइजिंग हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह इधर भी इन्होंने ये देखें ऑटो साइजिंग की हुई है। इधर इन्होंने 4 चीज़ें एक लाइन में यूज़ की हुई हैं, यानी एक रो है और उसी के अंदर उन्होंने 4 चीज़ें यूज़ की हुई हैं। एक ये यूज़ की हुई है, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। ठीक है। उसके बाद नीचे लाइन उन्होंने सबमिट का बटन भी बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप मतलब डिफरेंट एंगल से देखें। हर चीज़ यानी कि पॉसिबल है, ग्रिड सिस्टम से ही पॉसिबल है। हर चीज़ आप मार्जिन पैडिंग देंगे उससे भी हो जाएगी। तो ये अब आपने डिसाइड करना है कि आपने किस चीज़ पे जाना है। ठीक है। और जब भी आप किसी चीज़ का लेआउट बना रहे हो तो आप ट्राई करेंगे ग्रिड सिस्टम यूज़ करें। ग्रिड सिस्टम से आपकी 99.9% जो चीज़ें हैं ना वो फिक्स हो जाती हैं, आपका लेआउट रेडी हो जाता है। ठीक है। इसी तरह इनलाइन फॉर्म्स अगर आप बनाने चाह रहे हैं कि एक ही लाइन का फॉर्म हो, यानी कि इसमें क्या था, सबमिट का बटन नीचे लाइन में था ना, आप एक एक ही लाइन में भी सारा कुछ कर सकते हैं, वो भी ग्रिड सिस्टम से हो जाएगा। यहाँ पे भी उन्होंने ग्रिड सिस्टम से ही किया हुआ है। ठीक है। तो इसी तरह आप डिफरेंट किस्म के लेआउट भी बना सकते हैं ग्रिड सिस्टम को यूज़ करते हुए। ठीक है। चल लास्ट में हमारे पास क्या लेक्चर है, टॉपिक है हमारे पास, हमारे पास एक टॉपिक है वैलिडेशन। अब वैलिडेशन क्या होती है कि आपने एक फॉर्म बनाया, ये फॉर्म बन गया, अब इसमें मैं कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है। मैंने लिखा टेस्ट, या ये हमारे पास फॉर्म बना हुआ है ना, ये फॉर्म बना हुआ है। ठीक है। और मैंने इसको कर दिया डन, सबमिट कर दो मेरा फॉर्म ना। तो उसने एरर कैसे दिखाया कि ईमेल के अंदर ईमेल ही लिखनी थी। ठीक है। पासवर्ड के अंदर पासवर्ड इतने लेटर्स का हो। तो इन सारी चीज़ों को यानी कि चेक करने को कहते हैं वैलिडेशन, कि जो यूज़र ने आपकी वैल्यू लिखी है वो सही भी है या गलत है। इस सारी चीज़ों को चेक करने को कहते हैं वैलिडेशन। तो आज हम वो थोड़ा सा टच करेंगे। वैसे तो ये जावास्क्रिप्ट से होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारी बूटस्ट्रैप से कवर हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को बता दूं, अच्छा, एक तो इसके डिफरेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक सबसे ईजी तरीका ये है कि अगर आपको ये चीज़ चेक करनी है कि उस बंदे ने कुछ लिखा भी है कि नहीं, यानी खाली इनपुट तो नहीं सबमिट कर दी, तो बाद में अगर सपोज करें आपने उस बंदे का ईमेल एड्रेस लेना था, उस फॉर्म के अंदर ईमेल एड्रेस ही नहीं है, तो आपने वो ये तो नहीं होगा कि खाली इनपुट उसने फिल कर दिया। तो सिंपल सी एक आपने चीज़ यूज़ करनी है, रिक्वायर्ड। आपने अपनी इनपुट के अंदर लिख देना है रिक्वायर्ड। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे अब हम फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है, और हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्म आ गया। और अब हम, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, ये एक एक वेबसाइट है मेरी। ठीक है। एक बंदे ने यहाँ पे फिल किया नेम, नेम भी लिख दिया, मैसेज भी लिख दिया कि उसको क्या मसला है ना हमारे से, उसने कुछ चीज़ डिस्कस करनी है कोई प्रोजेक्ट के बारे में या कुछ भी। तो उसने अपनी ईमेल लिखी नहीं और सबमिट कर दिया। ठीक है। यानी कि यहाँ पे उसने अपना नेम लिखा, यहाँ पे उसने अपना मैसेज भी लिख दिया, पर उसने यहाँ पे जाके कर दिया सेंड मैसेज। तो उसने यहाँ पे एरर शो कर दिया, ऑल इनपुट्स फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि सबको आपने फिल ज़रूर करना है। ये एरर कैसे शो होगा, आपने सिंपल एक लफ्ज़ लिखना है सारी इनपुट्स के अंदर, जो जो आपको चाहिए ना कि वो ज़रूर फिल हों, उसके अंदर आपने जाके एक लफ्ज़ लिख देना है रिक्वायर्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिर्फ वर्ड की नीड है रिक्वायर्ड की, यानी जब हम रिक्वायर्ड लिख देते हैं तो वहाँ पे हमें हो जाता है कि हमने इस चीज़ को ज़रूर फिल करना है, हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है। तो अगर हम रिक्वायर्ड नहीं लिखेंगे तो आपको क्या कहेगा कि इसको लिखें ज़रूर। ठीक है। मैं आपको यहाँ से करके भी दिखाता हूँ इसको। ये देखें, तो जैसे मैंने इसको सबमिट कर दिया, लिखा मैंने कुछ भी नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे तो खैर लिखा हुआ है ना, इसको हम ख़त्म करते हैं एक दफ़ा। ठीक है। इसको हम करते हैं रिफ्रेश। ये थोड़ा सा टाइम ले रही है, इसको देखते हैं कि क्या मसला है इसका। अच्छा, बेसिकली हमारे चीज़ें क्या होती हैं, हम उसको बता देते हैं कि ये चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है। जैसे सिंपल टेक्स्ट इनपुट है तो आपने उसमें सिर्फ सिंपल टेक्स्ट इनपुट लेनी है, तो वो रिक्वायर्ड लिख दिया। इसमें सिर्फ ये वैलिडेशन लगेगी
कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा हुआ हो। ठीक है, इस पर सिर्फ ये वैलिडेशन लगी है अब आपकी। ठीक है, किसी पे आपने कोई वैलिडेशन लगानी होती है, किसी पे आपने कोई वैलिडेशन लगानी होती है। तो इस पर बहरहाल अभी यही वैलिडेशन लगी है कि कुछ ना कुछ आपने लिखना बस ज़रूर है। ठीक है, सेकंड इसको ज़रा रिप्लेस कर लूँ एक दफ़ा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक तो होगी रिक्वायर्ड वाली। ठीक है, दूसरी हमारे पास जो है ना चीज़ ये रही। अच्छा, अब हमने उसको बताना है। ये देखें, आपको ऑलरेडी पता है कि लेबल जो है वो इनपुट के साथ कैसे रिलेट करता है। जो हमने लेबल के अंदर फोर के अंदर लिखा होता है ना, फोर के इनपुट के अंदर, यानी कि लेबल के फोर के इनपुट के अंदर जो लिखा होगा वो रिलेट करेगा उसकी आईडी से, जो भी उस इनपुट की आईडी को मिला वो सेम टू सेम। ठीक है, वैसे ही लिखा हुआ वैलिडेशन कस्टम 01। अब ये किस इनपुट के साथ लिंक्ड है, इस इनपुट के साथ है। इसकी भी आईडी क्या है, वैलिडेशन कस्टम 01। तो यानी कि ये लेबल इस इनपुट के साथ मिक्स्ड है। ठीक है, और इस इनपुट पे क्या वैलिडेशन लगी हुई है कि ये रिक्वायर्ड है। तो वो फर्स्ट नेम को बताएगा कि ये अगर तो मिले तो ठीक है, वरना उसने बता देना कि ये नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद उसने एक एक और डिव बनाई है वैलिड फीडबैक की। वैलिड का मतलब है कि ओके है, इनवैलिड का मतलब है कि ओके नहीं है। तो अगर तो ये ओके होगा तो कहेगा लुक्स गुड। ठीक है, जैसे अगर हम सबमिट कर रहे हैं उसके अंदर हमने नाम लिखा हुआ है, तो क्या आ रहा है यहाँ पे नीचे सबसे लिखा हुआ आ रहा है लुक्स गुड, और ये ग्रीन हो गया। ये नीचे लिखा हुआ इतना, ये जो स्टाइलिंग है और ग्रीन कलर, ये ऑलरेडी इस क्लास के अंदर डिफाइंड है बूटस्ट्रैप के जरिए। ठीक है, चीज़ों को मिक्स नहीं करना। उन्होंने खुद से अपने केसेस बता दिए हैं कि अगर तो कोई चीज़ सही है तो क्या होगा, कोई चीज़ गलत है तो क्या होगा। अब सपोज करें कि आपने नहीं दिया ना यूज़र नेम। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद है हमारे पास यूज़र नेम। एक सेकेंड, अब जैसे ये मैंने हटा दिया तो ये इनपुट क्या हो गई है, रेड हो गई, क्योंकि इस पर रिक्वायर्ड लगा हुआ है और रिक्वायर्ड की उन्होंने स्टाइलिंग खुद से की हुई है कि वो रेड हो जाए और उस पर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाए। ठीक है, अगर इसमें हम कुछ भी लिख देंगे तो वो खुद ही ग्रीन हो गई है। तो ये एक किस्म की वैलिडेशन लग रही है। अच्छा, ये हो गई। अब यूज़र नेम में उसने क्या किया हुआ है कि देखें, यूज़र नेम में उन्होंने यहाँ से शुरू हो रही है यूज़र नेम की। उन्होंने कहा है कि यूज़र नेम चूज़ करें। ठीक है, अ, अगर इनवैलिड फीडबैक आए ना, यानी कि अगर आपने यहाँ पे कुछ चूज़ ही नहीं किया, तो वहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, प्लीज़ चूज़ अ यूज़र नेम। जैसे इन्होंने यहाँ पे वैलिड फीडबैक की क्लास के अंदर लुक्स गुड लिखा था, ऐसे ही उन्होंने इनवैलिड फीडबैक के अंदर लिख दिया कि अगर कोई चूज़ ना करे यूज़र नेम तो आपने वहाँ पे क्या कर देना है, प्लीज़ चूज़ अ यूज़र नेम। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें वो कुछ बता नहीं रहा था। अगर हम यहाँ से ख़त्म कर देते थे ना कुछ भी, तो हमें वो कुछ भी नहीं बता रहा था, क्योंकि उसने क्या किया होता, वैलिड फीडबैक में बताया होता क्या करना है, लेकिन इनवैलिड में नहीं बताया होता। अब इन्होंने वैलिड में, कहाँ गया ये रहा, ये इनवैलिड में उन्होंने बताया हुआ है कि इनवैलिड अगर हो, अगर कुछ ना आ रहा हो तो आपने नीचे शो क्या करना है, रेड तो करना ही है लेकिन नीचे शो क्या करना है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो वो ग्रीन हो गई। अब इन्होंने लेकिन वैलिड में नहीं बताया हुआ। मतलब आप अपने हिसाब से अपना जो भी आपका केस हो, अपने वैलिड और इनवैलिड फीडबैक बता सकते हैं कि उसके रिलेटेड आपकी क्या है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास अच्छा, लेकिन वो जो आपने वैलिड फीडबैक या इनवैलिड फीडबैक देनी है वो उसी डिव के अंदर देनी है। यानी ये एक डिव चल रही है। ठीक है, ये पूरी एक डिव है यूज़र नेम की। उसने उसमें यूज़र नेम का लेबल, उसमें यूज़र नेम की इनपुट, हर चीज़ उसी में दी हुई है। तो वैलिड फीडबैक या इनवैलिड फीडबैक भी आपने उसी के अंदर देनी है ताकि वो उससे रिलेट कर सके। सही हो गया। इसी तरह उन्होंने नीचे सेलेक्ट बॉक्स दिया है, उसमें अगर आप सिटी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पे क्या आ रहा है, प्लीज़ प्रोवाइड अ वैलिड सिटी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कोई भी तो वो उसने ओके कर दिया। ठीक है, अब ये आगे की चीज़ है कि ये जो मैंने FA लिखा है ये किसी सिटी का नाम है या नहीं है, वो एक आगे की वैलिडेशन है, वो हम जावास्क्रिप्ट में ही सीखेंगे। पर ये एक बिल्कुल बेसिक सी वैलिडेशन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर हम चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो ओके कर देता है। ठीक है, यहाँ पे भी उसने कहा हुआ है कि इसको आप एग्री करेंगे तो ये ग्रीन होगा। ये देखें, अब सारा हमारा जो फॉर्म है वो ग्रीन हो गया रेड से। तो इसी तरह आप वैलिडेशन लगा सकते हैं सिर्फ क्लासेस के ज़रिए। ना इसमें कोई जावास्क्रिप्ट है, ना इसमें कोई jQuery है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा रिक्वायर्ड, इसका मतलब है कि वो इनपुट ज़रूरी फिल करनी है, आप इसको खाली छोड़ के फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। इसी तरह इन्होंने ये ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट है, यानी कि अगर आप कोई क्लास ना यूज़ करें, सिर्फ रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड लिखें, ना आप वैलिड फीडबैक बताएं ना आप इनवैलिड फीडबैक बताएं, तो क्या होगा,
तो जस्ट ये आ रहा होगा, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ये रिक्वायर्ड का नॉर्मल बिहेवियर है, यानी अगर आप रिक्वायर्ड लिखते हैं ना, तो ये उसका नॉर्मल बिहेवियर है कि उसने सारों में बताना है कि कुछ फिल लो। क्या फिल लो? उसके अंदर रेड ग्रीन और वैलिड इनवैलिड फीडबैक कुछ नहीं होगा, सिर्फ फील्ड लो। ठीक है, उसका मतलब सिर्फ ये है। तो ये आपका नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन अगर आपने कस्टम करके स्टाइल करना है तो वो ये मैंने ऊपर बता दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास और भी चीज़ें हैं कि सर्वर साइड से हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखें, इसमें बॉर्डर रेडियस का भी उन्होंने बताया हुआ है। तो फिक्स इशू विद बॉर्डर रेडियस इनपुट ग्रुप्स रिक्वायर एन एडिशनल हैज़ वैलिडेशन क्लास, यानी कि आपने हैज़ वैलिडेशन वाली क्लास यूज़ कर लेनी है अगर आपको बॉर्डर रेडियस का इशू आ रहा हो। ठीक है, इसमें सारा कुछ उन्होंने वही बताया हुआ है। और सपोर्टेड एलिमेंट्स यानी किस किस के लिए ये वैलिडेशन आप लगा सकते हैं। इनपुट टेक्स्ट एरियाज फॉर्म कंट्रोल इंक्लूडेड अप टू वन, फॉर्म कंट्रोल इनपुट ग्रुप सेलेक्ट फॉर्म सेलेक्ट और फॉर्म टेक्स्ट, इन सारों के ऊपर आपकी वैलिडेशन यानी कि लग सकती है। टूल टिप्स में क्या होता है? टूल टिप्स में वही जो आपने वैलिड और इनवैलिड फीडबैक दी हुई है ना, वो टूल टिप्स में शो होगी। पहले क्या हो रहा था, वो नीचे एज अ टेक्स्ट शो हो रही थी ना, ये देखें नीचे एज अ टेक्स्ट शो हो रही थी। अब वो एक किस्म का प्यारा सा यानी कि उन्होंने एक टूल टिप्स ही बना दिया। ठीक है, तो उसको यूज़ करने के लिए भी डिफरेंट सी क्लासेस हैं। ठीक है, ओके, ये देखें यहाँ पे जैसे उन्होंने क्लास यूज़ की हुई है नीड्स वैलिडेशन। ठीक है, और यहाँ पे वैलिड फीडबैक थी, यहाँ पे वैलिड टूल टिप हो गया। तो इस तरह आपकी भी क्लासेस चेंज होंगी, वैलिड इनवैलिड टूल टिप हो गई। जैसे पहले फीडबैक था, अब टूल टिप हो गया। उससे क्या हो रहा है, आपकी जो नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था उसी को उन्होंने एक किस्म का प्यारा सा टूल टिप बना दिया। ठीक है, इसमें भी यही है कि हम अगर इसको लिखेंगे तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी वैलिडेशन है। इसको हम डीप डाउन पढ़ेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे, लेकिन अभी ये बेसिक, आप कह लें कि बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है आपकी बेसिक वेबसाइट्स में वैलिडेशन लगाने के लिए, ताकि आपका फॉर्म कम से कम खाली फिल ना हो। और आपने जो चीज़, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आप सिर्फ टाइप्स भी सही यूज़ करें ना, यानी कि आपने एक इनपुट लिया जिसमें पासवर्ड ही चाहिए आपको, तो आप उसमें पासवर्ड ही लिखें, उसकी टाइप पासवर्ड लिखें इनपुट की ना। इनपुट की जो टाइप्स होती हैं जैसे ये देखें। ठीक है, और इनपुट की टाइप ईमेल लिखेंगे तो उसमें ईमेल ही होगी। अगर वो बंदा वहाँ पे ईमेल सही ईमेल नहीं लिखेगा तो वो भी वहाँ पे इसको एरर बाय डिफ़ॉल्ट ही शो करेगी, उसमें कोई वैलिडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इनपुट में आपको सिर्फ नंबर चाहिए। जैसे ज़िप कोड में इन्होंने एक गलती की हुई है कि ज़िप कोड होते हैं नंबर्स में। ठीक है, इन्होंने ज़िप कोड में, अगर मेरे यहाँ नज़र आ जाए ज़िप कोड्स, फिर इनपुट की टाइप इन्होंने ली हुई है टेक्स्ट, हालांकि इनपुट की टाइप होनी चाहिए यहाँ पे नंबर, क्योंकि ज़िप कोड्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर वहाँ पे नंबर लिखते हैं, अब यहाँ पे मैं ज़िप कोड एबीसी भी लिख रहा हूँ तो उसके लिए वो सही है, उसको कोई मसला नहीं कर रही, लेकिन होना ये चाहिए था यहाँ पे मैं सिर्फ नंबर लिखूँ, और अगर मैं यहाँ पे एबीसी लिखता तो वो बताता कि ये गलत है। ठीक है, तो इस तरह करके यानी कि आप वैलिडेशन खुद भी लगा सकते हैं। आप इनपुट की टाइप्स डीपली पढ़ें ना ज़रा, इनपुट की टाइप्स कितनी होती हैं, आपको ईच एंड एवरीथिंग के लिए इसकी टाइप मिल जाती है। बटन, डेट, ठीक है, टाइम, वहाँ पे फिर टाइम ही आएगी, हर चीज़ वही होगी जो आपको चाहिए होगी। ठीक है, यहाँ मैं जैसे पासवर्ड लिखूंगा तो देखें पासवर्ड की तरह ही लिखा आ रहा है, हालांकि यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखूँ या कुछ भी लिखूँ तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरह आप इसकी टाइप्स को ज़रा एक्सप्लोर करेंगे तो आप मोस्टली अपना फॉर्म को खुद ही सिंपल एचटीएमएल सीएसएस के साथ ही वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी वैलिडेशन लगा सकते हैं। इस लेक्चर में हमने यहीं तक पढ़ना था। अब हमारा फॉर्म्स तो पूरा हो गया है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर से अपने कंपोनेंट्स शुरू करेंगे ये वाले। ठीक है, और इसमें हमने ज़्यादा डीप डाउन जाना भी नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो हम ये सारे देखेंगे और देखते हैं फिर अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर किएगा। कोई भी इशू आप फेसबुक के ग्रुप में पूछ सकते हैं हमारे से, गिटहब में आपको ये सारा कोड भी मिल जाएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।